हेलो बच्चों, आज हम लोग रोटेटिंग पुल्ली का एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। ठीक है। जैसे नॉर्मली हम लोगों को ये पता है कि मान लो एक पुल्ली सिस्टम होता है और अगर हमसे पूछा जाता है कि इस सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा, तो बहुत ही आसानी से ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं यहाँ पे कि जैसे इसका एफबीडी बनाते हैं कि नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा, m2g लग रहा होगा, इधर कितना फोर्स लगेगा, m1g फोर्स लगेगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम टेंशन की बात करें तो यहाँ पे टेंशन T लगेगा और यहां पर भी टेंशन T ही होगा क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो सेम है। तो पूरे स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर इसका एक्शन रिएक्शन पेयर हम बना दे तो ये भी T हो जाएगा, यहां पर भी T हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे ये गिवन है कि m2 इज ग्रेटर देन m1, तो इस सिचुएशन में ये जो सिस्टम है ये किधर जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है। m2 नीचे जाएगा और m1 जो है ये ऊपर जाएगा। मान लेते हैं ये a एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है और ये a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, इसके लिए हम एफबीडी बनाते हैं। तो मान लो अगर हम m1 का एफबीडी बनाए तो m1 जा किधर रहा है, m1 ऊपर जा रहा है। एफबीडी में होता क्या है कि मान लो जो t है ये इसको ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, m1g इसको रोकने की कोशिश कर रहा है और फिर भी ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। कितने एक्सीलरेशन से, a एक्सीलरेशन से। तो ये कितना आ जाएगा, m1a आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम m2 का एफबीडी बनाए तो उस केस में क्या होगा, m2 के केस में m2g इस बॉडी को लेकर नीचे जा रही है और जो t टेंशन इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इसका एफबीडी क्या हो जाएगा, m2g माइनस t, और फिर भी बॉडी a एक्सीलरेशन से जा रही है तो m2a। ये दो इक्वेशन हमारे पास आता है, ये फर्स्ट हो जाता है और ये सेकंड। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे t से t क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और ये कितना आ जाता है, m2g माइनस m1g इज इक्वल्स टू, और इसको भी हमने ऐड किया है तो ये आ जाएगा m1a प्लस m2a। अब यहां से हम लोग एक्सीलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। m2g माइनस m1g और ये हो जाएगा a m1 प्लस m2। ठीक है। अब यहां से a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू आ जाएगा m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। ये एक्सीलरेशन बहुत आसानी से आ गया। अच्छा, इस एक्सीलरेशन को हम लोग डायरेक्ट भी तो राइट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है F बाई m। तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, m2g इसे नीचे लेकर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये हो जाता है m2g, और m1g पीछे से इसे रोकने की कोशिश कर रहा है तो ये कितना हो जाता है m1g। ये हो गया फोर्स। और अगर हम टोटल मास की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। और इस तरह से हम एक्सीलरेशन को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन इस केस में होता क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग और पुल्ली के बीच में, ठीक है, स्ट्रिंग और पुल्ली के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो लगभग जीरो रहता है, या जो म्यू रहता है वो क्या रहता है, जीरो। ठीक। लेकिन अगर मान लो म्यू जीरो ना हो, फ्रिक्शन यहाँ पे सफिशिएंट दिया हो, बिल्कुल नो स्लिपिंग का केस हो, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में पुल्ली भी रोटेट कर जाएगी। जैसे मान लो अगर इस पे हम पुल्ली की बात करें तो अगर फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है तो उस केस में केवल स्ट्रिंग ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन अगर इस सरफेस पे फ्रिक्शन होगा तो स्ट्रिंग क्या करेगी, इसको रोटेट करा देगी। ठीक है। यही सिचुएशन यहाँ पे होगा। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन यहाँ पे जीरो नहीं है, और इस केस में भी कंडीशन वही है कि m2 इज ग्रेटर देन m1। तो अगर m2 m1 से ग्रेटर होगा तो ये सिस्टम इस बार नीचे की तरफ जाएगा। मान लो a एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये भी तो a एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक है। ये a से ऊपर जाएगा। अब इस सिचुएशन में होगा क्या, ये जो पुल्ली है ये रोटेट कर जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक। क्योंकि इस बार क्या है, इस बार स्ट्रिंग और पुल्ली के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट है और बिल्कुल भी यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो इस केस में ये रोटेट करेगी। मान लेते हैं ये कितने से रोटेट कर रही है, अल्फा से रोटेट कर रही है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो यही एक्सीलरेशन होगा। ठीक। तो इस केस में अगर इसका हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के साथ रिलेशन राइट करना चाहें तो मान लो इसका जो रेडियस है ये कितना है, r है। ठीक है। और मान लेते हैं ये जो पुल्ली है यहाँ पे इसको हम डिस्क के शेप का मान लेते हैं और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना मान लिया जाए, I मान लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पे अल्फा और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में जो रिलेशन होगा, ठीक, इस रिलेशन को हम यहां से समझ सकते हैं कि जैसे v इक्वल्स टू होता है r ओमेगा और a इक्वल्स टू क्या होता है, r अल्फा। ठीक है। तो यहां से हम अल्फा इक्वल्स टू क्या राइट कर सकते हैं, a अपॉन r राइट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो कैपिटल R है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद में यहाँ पे
अगर हम इसका एफबीडी बनाए, ठीक है, जो काम हमने यहाँ पे किया था वही काम अगर यहाँ पे करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या आता है। जैसे M2G इस बार भी यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा और यहाँ पर M1G नीचे की तरफ लगेगा, ठीक। यहाँ पर भी टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, मान लो ये टेंशन कितना है T1, और यहाँ पर इसका अगर हम एक्शन रिएक्शन पेयर बनाए तो ये भी कितना हो जाएगा T1। अब बात करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे टेंशन T था, यहाँ पर भी टेंशन T था और इस साइड भी टेंशन T हमने लिया था, ठीक। और हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि स्ट्रिंग क्या है, सेम है। तो अगर स्ट्रिंग सेम है तो हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या रहता है, सेम। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग सेम है बट टेंशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर पुल्ली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है। और होगा क्या कि यहाँ पे ये जो T1 वाला टेंशन है ये T2 से ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि मान लो T1 यहाँ पे टेंशन है, कुछ टेंशन फ्रिक्शन खा जाएगा, एक तरह से कंज्यूम कर जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे जो T2 रहेगा वो उससे लेस रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर हम एफबीडी बनाते हैं इसका। तो एफबीडी जब बनाओगे तो मान लो सबसे पहले हम M1 का राइट करते हैं कि M1 का एफबीडी क्या होगा। तो M1 जा किधर रहा है, M1 ऊपर जा रहा है। M1 को ऊपर लेकर कौन जा रहा है, T2 लेके जा रहा है। रोकने की कोशिश कौन कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है M1G। तो एफबीडी क्या होगा, एफबीडी होगा T2 माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A। ये हो गया M1 का एफबीडी इक्वेशन। उसके बाद अगर हम M2 का बनाते हैं तो M2 के लिए क्या होगा, M2 के केस में इसको कौन नीचे लेके जा रहा है, M2G नीचे लेके जा रहा है। और रोकने की कोशिश कौन कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है T1, और फिर भी ये जा रहा है A एक्सीलरेशन से। तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। लेकिन इस बार 3 वेरिएबल है तो हमें 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब देखो तीसरा इक्वेशन हम कहां से लाते हैं। तीसरे इक्वेशन के लिए ये सोचना है यहाँ पे कि पुल्ली यहाँ पे रोटेट कर रही है, ठीक। अब यहाँ पे केवल फोकस करो T1 पे और फोकस करो T2 पे। T1 पुल्ली को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है और T2 पुल्ली को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है। देखो यहाँ से T1 पुल्ली को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, T2 पुल्ली को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है। अभी हमने बताया कि जो T1 है वो T2 से क्या है, ग्रेटर। अब अगर हम बात करें कि इस पे नेट टॉर्क कितना होगा, नेट टॉर्क, तो नेट टॉर्क कितना आएगा, पहले T1 कितना टॉर्क लगा रहा है, तो T1 का टॉर्क हो जाएगा T1 इंटू R। ये हमने कैसे लिख दिया, टॉर्क का बेसिक फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे T1 टेंशन है और जो R है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। और उसके बाद अगर हम T2 की बात करें, T2 कितना टॉर्क लगा रहा है, तो T2 लगा रहा है T2 इंटू R। लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और T1 R ज्यादा है, तो यहाँ पे किसका साइन यूज करेंगे, माइनस का। अगेन यहाँ पे बता दें कि हमने T2 R माइनस T1 R क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे T1 R ज्यादा होगा क्योंकि T1 T2 से ज्यादा है, ठीक है। अब टाउ का बेसिक एक फार्मूला होता है, हम लोग इसको कहते हैं I इंटू अल्फा, ठीक। जैसे जब हम लोग फोर्स पढ़ते हैं तो फोर्स बेसिकली क्या होता है, फोर्स होता है कॉज ऑफ मोशन और उसका फार्मूला क्या होता है, m इंटू ए या मास इंटू एक्सेलरेशन। और जो टॉर्क होता है ये क्या होता है, ये होता है कॉज ऑफ रोटेशन, ठीक। और इसका भी फार्मूला क्या है, m इंटू ए, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रोटेशन में वही रोल प्ले करता है जो मास प्ले करता है मोशन में। तो यहाँ पे हमने इसको I मान लिया, ये क्या है, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। और यहाँ पे अगर हम R को कॉमन लें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा T1 माइनस T2, ठीक। अब अगर इसका अगला स्टेप हम लेते हैं तो यहाँ पे T1 माइनस T2 हम निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा, देखो यहाँ से T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू, इसको लिखा जा सकता है I अल्फा अपॉन R, ठीक है। और उसके बाद अभी हमने अल्फा का वैल्यू यहाँ पे बता दिया था कि अल्फा कितना है, A अपॉन R। तो अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू I, और अल्फा के प्लेस पे हम A अपॉन R पुट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, I A अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन आ चुका है। अब अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो यहां से देखो T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे कितना आएगा, यहां पे आएगा M2G माइनस M1G, ठीक है। अब इस साइड वाला काम खत्म हो गया, इधर क्या है, इधर आ जाएगा M1A प्लस M2A प्लस IA अपॉन R स्क्वायर,
ठीक है, अब यहां से हमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, m2g माइनस m1g इज इक्वल्स टू, एक्सीलरेशन यहां से कॉमन ले लो, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां से एक्सीलरेशन हम क्या राइट कर सकते हैं, एक्सीलरेशन हम राइट कर सकते हैं m2g माइनस m1g अपॉन a, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इस सिस्टम का हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर डायरेक्ट एक्सीलरेशन लिखना हो, तो डायरेक्ट लिखने का एक आसान सा तरीका यहाँ पे, ये आंसर डायरेक्ट आ सकता है। कैसे लिखोगे, एक्सीलरेशन का बेसिक फार्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, यहाँ पे हो गया फोर्स, यहाँ पे हो गया मास। अब ध्यान से यहाँ पे देखना है कि ये जो पुल्ली सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, इसमें फोर्स कितना है, ये m2g है जो बॉडी को, सिस्टम को नीचे लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, ये m1g है जो पीछे से रोकने की कोशिश कर रहा है। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा m2g माइनस m1g, फोर्स का काम खत्म हो गया। अब हमें किस पे फोकस करना है, मास पे। अब यहां पर ये देखना है कि यहाँ पे तीन तरह का मास इन्वॉल्व है, पहला m1 m2 और तीसरा कौन सा मास, तीसरा है रोटेशनल मास जो पुल्ली की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे दो तरह का मास है, दो है, एक है रोटेशनल और दूसरा है ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल में दो मासेस हैं, एक m1 और दूसरा m2। तो यहाँ पे टोटल मास में हम क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2, ये तो मास हो गया ट्रांसलेशनल वाला। ठीक है, मतलब जो मोशन कर रहा है। अब रोटेशनल वाला मास कौन सा है, रोटेशनल वाला मास है उसको हम लिखेंगे I अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये I अपॉन आर स्क्वायर कहां से आ रहा है, तो इनर्शिया का एक फार्मूला होता है I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, यहां से हम लोग मास को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये एक्सीलरेशन हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक नया क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास एक नया क्वेश्चन है और यहाँ पर भी कंडीशन वही है कि स्ट्रिंग और पुल्ली के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन है, इतना सफिशिएंट फ्रिक्शन है कि स्लिपिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है और स्ट्रिंग जो है वो पुल्ली को रोटेट करा दे रही है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर ये कंडीशन दिख रहा होगा कि अगर m2 m1 से ग्रेटर होगा, उस केस में जो सिस्टम है वो a एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा और ये जो m1 है ये a एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक, और अगर हम बात करें पुल्ली के रोटेशन की, तो पुल्ली जो है ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, पुल्ली रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये पुल्ली भी रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये पुल्ली भी रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम इस एक्सीलरेशन का रिलेशन देखें, तो यहाँ पे पुल्ली का जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो कितना रहेगा, पुल्ली का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन a रहेगा। ठीक है, इस पुल्ली का भी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन a रहेगा और इसका भी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन a रहेगा, लेकिन तीनों ही पुल्ली का जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा हम रिलेशन बताने की कोशिश करते हैं कि रिलेशन क्या होगा। तो इसके लिए हम रिलेशन राइट करेंगे a इज इक्वल्स टू, और इसका रेडियस r1 है तो इसके लिए हो जाएगा r1 अल्फा 1। ठीक है, और यहां से अल्फा 1 इक्वल्स टू कितना आएगा, a अपॉन r1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा a इक्वल्स टू r2 अल्फा 2, और अल्फा 2 इक्वल्स टू कितना होगा, a अपॉन r2 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से तीसरे के केस में क्या होगा, a इक्वल्स टू, और ये आ जाएगा r3 अल्फा 3, और यहां से अल्फा 3 कितना आ जाएगा, a अपॉन r3। अभी हमने बस एक्सीलरेशन डिस्कस किया। ठीक है, कौन सा एक्सीलरेशन, जो यहां पर हर एक बॉडी के पास है। जैसे मान लो m1 के पास कौन सा एक्सीलरेशन है, ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन है, m2 के पास ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन है, पुल्ली के पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है और एंगुलर एक्सीलरेशन है। जैसे पहली पुल्ली के पास एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा 1 है, दूसरे के पास अल्फा 2 है, तीसरे के पास अल्फा 3 है। ठीक, अब हम आ जाते हैं किस पे, एफबीडी पे। तो अगर हम एफबीडी का इक्वेशन बनाते हैं तो इस बार हमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो फोर्स हम बनाएंगे, जैसे यहाँ पे लगेगा m1g नीचे की तरफ, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन T1। ठीक, तो ये मान लो टेंशन T1 है। इसके बाद में जब हम इस टेंशन का यहाँ पे एक्शन रिएक्शन बनाएंगे तो ये भी T1 ही होगा, लेकिन इस पुल्ली के बाद अगर यहाँ पर हम लेंगे तो इसके बाद ये टेंशन बदल चुका होगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T2, इसका भी एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ भी आ जाएगा T2, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा T3, यहाँ पर भी आ जाएगा T3, और जब भी स्ट्रिंग पुल्ली को क्रॉस करेगा तो इसका टेंशन बदल चुका होगा,
क्योंकि स्ट्रिंग और पुल्ली के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा T4, यहाँ पे भी क्या होगा T4। ठीक, अब यहाँ पर सोचो एक बार कि कितने वेरिएबल्स हैं, 5 वेरिएबल्स हैं, T1, T2, T3, T4 और पांचवा कौन सा है एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब हमें 5 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और 5 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तो 5 एफबीडी बनाना पड़ेगा। 2 हमारे पास मास है M1 और M2, और 3 हमारे पास पुल्ली है। इन पांचों का हम क्या बना लेते हैं एफबीडी इक्वेशन, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर पेशेंस के साथ देखो किस तरह से हम एफबीडी बनाते हैं। तो मान लो पहले हम M1 का एफबीडी बनाएंगे, तो M1 का एफबीडी कितना आएगा, हो क्या रहा है M1 के साथ, M1 को T1 ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी इसको M1G रोकने की कोशिश कर रहा है, T1 माइनस M1G, और फिर भी ये ऊपर जा रहा है तो ये हो जाएगा M1A। ठीक है, इसका हो गया। अब M2 के केस में क्या है, M2G जो है इस M2 को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, T4 इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पे आएगा M2G माइनस T4 इज इक्वल्स टू M2A। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, ये दूसरे वाले का हो गया M2 का। 2 काम हमने बना लिया। अब पुल्ली का कैसे बनाएंगे, पुल्ली के केस में यहां पर ध्यान से देखना है कि इसमें अगर हम देखें T1 और T2, ठीक है, T1 पुल्ली को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और जो T2 है वो पुल्ली को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बताओ नेट टॉर्क यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक, तो नेट टॉर्क को जरा हम यहाँ पर अलग से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो पहली पुल्ली है तो इसको हम P1 से डिनोट करते हैं, और P1 के लिए जो नेट टॉर्क आएगा टाउ नेट इज इक्वल्स टू, बताओ इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, अच्छा इसमें ग्रेटर कौन होगा, T2 ग्रेटर होगा। ठीक, क्योंकि सिस्टम इधर ही जा रहा है ना, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा T2R माइनस T1R। ठीक है, अच्छा रेडियस कितना है R1 है, तो T2R1 और ये हो जाएगा T1R1। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। अब इसके लिए क्या राइट करोगे, इसके लिए राइट करोगे I1 और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा1 इज इक्वल्स टू, और इसमें से R1 कॉमन हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा T2 माइनस T1। और अगेन अगर हम अल्फा1 को भी चेंज कर दें, ठीक है, तो अल्फा1 को चेंज करके क्या राइट कर सकते हैं, इसके लिए हमने पहले ही यहाँ पे बता दिया था कि A अपॉन R1 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा I1 अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे A इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। ये पुल्ली P1 का एफबीडी हो गया। ठीक, तो इसको हम क्या राइट करते हैं, मान लो पुल्ली P1 है, इसका एफबीडी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये कितना आ गया T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू I1 अपॉन R1 स्क्वायर, और यहाँ पे A आ जाएगा। ठीक, अच्छा बिल्कुल इसी तरह से अगर दूसरे वाले पुल्ली का भी एफबीडी बनाते हो तो सेम ही आएगा ना। इसमें डायरेक्ट राइट हम करते हैं, क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन R2 स्क्वायर, और यहाँ पे A आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जो तीसरी वाली पुल्ली है उसके लिए भी कितना आएगा, ये हो जाएगा T4। ठीक है, T4 भी इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क दे रहा है, T3 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क दे रहा है, तो T4 माइनस T3 इज इक्वल्स टू, और ये कितना आ जाएगा I3 अपॉन R3 स्क्वायर, और यहाँ पे A आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर कितना इक्वेशन आ चुका है, हमारे पास 5 इक्वेशन आ चुका है। पांचों इक्वेशन को हम ऐड कर दें। ठीक है, ध्यान से देखकर ऐड करो, तो यहाँ पर देखो ऐड करने के बाद कितना आएगा। यहाँ पे जैसे हम इसको ऐड करेंगे, T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, T3 से T3 कैंसिल, T4 से T4 कैंसिल। यहां पर बचेगा क्या, यहां पे बचेगा M2G माइनस M1G। ठीक है, इस साइड, और इधर क्या बचेगा, इधर देख सकते हो A जो है वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी A है, यहां पर भी A है, तो इस तरह से A को हम कॉमन ले सकते हैं, तो इज इक्वल्स टू A, और ब्रैकेट में क्या आएगा M1 प्लस M2 प्लस, और यहां पे आ जाएगा I अपॉन R1 स्क्वायर प्लस I2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस I3 अपॉन R3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से डायरेक्ट देख सकते हो एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो चुका है। A इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, A इक्वल्स टू आ जाएगा M2G माइनस M1G अपॉन, और यहां पे आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस I1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस I2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस I3 अपॉन R3 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से एक्सेलरेशन यहां पे आ चुका है इस सिस्टम का। लेकिन अगर मान लो इसको हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें, डायरेक्ट कैसे लिखा जा सकता है,
तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक्सीलरेशन का बेसिक फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, अब यहां पर a इज इक्वल्स टू, अब फोर्स कौन सा, जो इस सिस्टम को नीचे लेके जा रहा है, सिस्टम को नीचे कौन लेके जा रहा है, m2g। तो यहां पे क्या राइट करेंगे, m2g, और कौन इसे पीछे से रोकने की कोशिश कर रहा है, m1g से पीछे से रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस m1g अपॉन, अब मास की बारी है। ठीक है, इस बार मास कितने, 5 तरह के मास हैं, 2 ट्रांसलेशनल है और 3 रोटेशनल है। तो जो ट्रांसलेशनल है वो कौन कौन से हैं, m1 प्लस m2, ये दोनों ट्रांसलेशनल मास है। रोटेशनल मास कौन कौन सा है, इस पुल्ली का, इस पुल्ली का और तीसरे वाले पुल्ली का। तो पहले पुल्ली का जो रोटेशनल मास है वो हम क्या राइट कर सकते हैं, I1 अपॉन R1 स्क्वायर, दूसरे वाले का I2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस I3 अपॉन R3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, मान लो इसमें अगर हर एक पुल्ली का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना हो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आ चुका है और इसके हेल्प से यहां से हम हर एक पुल्ली का एंगुलर एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ।